हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा था कि 3 गेंदें जो है क्रमशः थीटा बराबर 30, 45, 60 की पर ऊपर की ओर समान प्रारंभिक चाल से जो है प्रक्षेपित की गई है। माना गेंद का परास यदि आर थीटा से व्यक्त किया जाए तो तब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, यानी आर 45 डिग्री ग्रेटर देन 30 डिग्री, ठीक है। आर 45 डिग्री, ये तो देखिए यदि हम जो है थीटा बराबर 30, 45 और 60 के कोण पर ऊपर प्रक्षेपित की करें तो आर 45 ग्रेटर देन क्या होगा, आर 30। तो प्रक्षेप का प्रास जो हो जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा बाई जी हो जाएगा, ठीक है। प्रक्षेप का प्रास 45 के कोण पर महत्तम होता है। प्रक्षेप का प्रास 0 से 45 तक बढ़ता है, 45 पर महत्तम होता है तथा 45 के बाद धीरे धीरे घटता है। प्रक्षेप की ऊंचाई महत्तम 90 के कोण पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो कोण पर प्राप्त होता है, यानी एच मैक्सिमम होगा यू स्क्वायर बाय 2g, ठीक है, यानी अल्फ़ा बराबर 90, ठीक है। आर जो है मैक्सिमम होगा यू स्क्वायर बाई जी, यानी अल्फ़ा बराबर यहाँ भी 45। तो आर एच मैक्सिमम जो हो जाएगा, ये आर मैक्सिमम बट्टा में क्या होगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता है विभिन्न वस्तुओं पर बराबर बल लगाए जाते हैं तो वस्तुओं में उत्पन्न त्वरण। तो देखिए बी ऑप्शन, यानी वस्तुओं के द्रव्यमानों के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, ठीक है। तो विभिन्न वस्तुओं पर बराबर बल लगाए जाए तो वस्तुओं में उत्पन्न त्वरण जो वस्तुओं के जो है द्रव्यमान के बराबर जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे प्रथम वस्तु m1 F बराबर m1 a1 और यहाँ पे F बराबर होगा दूसरे वस्तु के लिए m2 a2, ठीक है। ma क्या है, तो ma नियत है, यानी a समानुपाती क्या होगा 1/m, ठीक है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका, ठीक है, त्वरण उतना ही कम होगा। त्वरण वेग में परिवर्तन की दर है। त्वरण कैसे मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट 113 नंबर देखिए। कहता है कि किसी एक समान वृत्तीय गति में सी ऑप्शन, यानी त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्तित होते हैं। तो किसी एक समान वृत्तीय गति में त्वरण एवं वेग दोनों ही जो है परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। वृत्तीय गति में वृत्त के केंद्र की ओर हमेशा अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। वृत्तीय गति दो प्रकार के होते हैं, एक समान जो है वृत्तीय गति, दूसरा होता है असमान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति, इस प्रकार की वृत्तीय गति में हमेशा जो है गति में चाल हमेशा नियत रहता है। असमान वृत्तीय गति, इस प्रकार की वृत्तीय गति में चाल भी अब जो है परिवर्तित होता रहता है। वृत्तीय गति में अनंत बार दिशा परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति अपने हाथ में जो है डंबल लेकर हाथों को जो है फैलाए जो है एक घूमती हुई मेज पर रखा है। वह एकाएक अपने हाथों को जो है अपने सीने की ओर खींच लेता है। मेज का कोणीय वेग, तो देखिए बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। तो एक जो है व्यक्ति अपने हाथों में डंबल लेकर हाथों को जो है फैलाए एक जो है घूमती हुए मेज़ों पर रखती हैं, ठीक है। वह एकाएक अपने हाथों को जो है अपने सीने की ओर खींच लेता है। मेज का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। कोई वस्तु यदि घूर्णन गति में होता है तो कुल जो है कोणीय वेग संरक्षित रहता है, ठीक है। यानी ये बराबर कोणीय वेग बराबर क्या होगा, तो कोणीय वेग बराबर होगा m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। यदि व्यक्ति हाथों को अपने सीने की ओर खींचता है तो आर का मान जो है घटेगा, कोणीय वेग का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है एक ठोस गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव v बराबर -gm/x है। तो कहता जहाँ g गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक तथा m गोले का द्रव्यमान है, इसमें x तो 15 का होगा, सी ऑप्शन, यानी बिंदु P की गोले के केंद्र से दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है v बराबर है -gm/x। तो जहाँ g गुरुत्वाकर्षण नियतांक स्थिरांक है तथा m गोले का द्रव्यमान है, ठीक है। और इसमें x जो है बिंदु P की केंद्र से दूरी है, ठीक है। तो यहाँ जो है क्या होगा, तो बिंदु P गोले के केंद्र से दूरी है। फिर है किसी इकाई द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में लाने के लिए एक कार्य को गुरुत्वीय विभव कहा जाता है। गुरुत्वीय विभव बराबर होता है -G M/x, ठीक है।
अब देखिए, तो यहाँ पे है कि गोलाकार कोश के अंदर स्थिर हो तो गुरुत्व विभव होगा v बराबर माइनस जी एम बाई आर। ठीक है, और गोलाकार खोल की सतह पर स्थित हो तो v बराबर माइनस जी एम बाई आर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, गोलाकार खोल के बाहर स्थित हो तो भी v बराबर माइनस जी एम बाई आर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि एक तार जिसकी लंबाई l व त्रिज्या r है, एक उस सिरे पर दृढ़ता से बंधा है। तार के दूसरे सिरे पर जो है बल F से खींचने पर तार की लंबाई में वृद्धि होती है। इसी पदार्थ के एक दूसरे तार को जिसकी लंबाई 2l और त्रिज्या 2r है, बल 2F से खींचने पर लंबाई में वृद्धि होगी 116 का। देखिए, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो देखिए प्रथम स्थिति में यदि तार का यंग प्रत्यास्था गुणांक जो है निम्न हो जाएगा, यानी गामा बराबर होगा एफ एल बाई ए डेल एल। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप जो है, अब यंग का प्रत्यास्था, तो यानी गामा बराबर हो जाएगा एफ एल बाई पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ बराबर एफ एल, यानी गामा बराबर एफ एल बाई पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी स्थिति में जो है, दूसरी स्थिति में भी ये हो जाएगा टू एफ टू एल बाई ए डैश। ठीक है, ए डैश इंटू डेल एल। ठीक है, डेल एल हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी इन दोनों को इक्वल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी खींचने में लंबाई की वृद्धि समान रूप से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कहता है व्यक्तिकरण घटना हो सकती है, ए ऑप्शन, सभी तरंगों में। व्यक्तिकरण की घटना सभी तरंगों में हो सकती है। व्यक्तिकरण की घटना अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों द्वारा जो है पालन की जाती है। जब दो तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होता है तो ऊर्जा का मान क्रमशः जो है बढ़ता एवं घटता है। इसका घटना को व्यक्तिकरण कहते हैं। ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों का व्यक्तिकरण होता है। ठीक है, जब व्यक्तिकरण की प्रक्रिया में अधिरोपण से ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है तो संपोषी व्यक्तिकरण बढ़ते हैं। जब व्यक्तिकरण की प्रक्रिया में अधिरोपण में ऊर्जा के मान में कमी होती है तो विषमांगी व्यक्तिकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संश्लेषित अपमार्जक साबुन के स्थान पर वस्त्र एवं अन्य घरेलू जो वस्तुओं को साफ करने में प्रयुक्त होते हैं। संश्लेषित अपमार्जक कौन सा है, सी ऑप्शन, यानी C12H25OSO3Na। तो संश्लेषित अपमार्जक साबुन के स्थान पर जो वस्तु एवं अन्य घरेलू वस्तुओं को साफ करने के लिए प्रयुक्त होता है जो है, यह है आपको C12H25OSO3Na संश्लेषित अपमार्जक है। ठीक है, फिर कहता है संश्लेषित अपमार्जक सफाई कारक होते हैं जिनमें साबुन के सभी गुण होते हैं लेकिन इनमें कोई साबुन नहीं होता। अपमार्जकों में लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है अमोनियम या सल्फोनेट लवण पाए जाते हैं। अपमार्जक सल्फोनिक जो है अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। 119 नंबर फिर है कि 1.8 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में जो है घोला गया है। विलयन की मोललता क्या है, तो 119 का ए ऑप्शन 0.5। तो देखिए ग्लूकोज की मात्रा है 1.8 ग्राम। ठीक है, और अनुभार है 180। तो यहाँ पे आपको निकालना होगा मोलों की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना होगा जो है मोलों की संख्या। ठीक है, तो ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज का अनुभार 180 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप निकाल लीजिए। तो मोललता बराबर क्या होता है, तो मोललता बराबर हो जाएगा, पहले मोलों की संख्या निकालेंगे तो मोलों की संख्या होगा 1.8 बाई 180। ठीक है, क्या होगा 1 पॉइंट यानी 1/100 हो जाएगा। क्या होगा 1/100। ठीक है, 1/100। तो मोललता बराबर होगा 1/100 और बट्टा में हो जाएगा 20/1000, 20/1000। ठीक है, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि निकाय के एंथैल्पी परिवर्तन AH और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन AE में संबंध है। तो 120 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तो निकाय के एंथैल्पी परिवर्तन AH और जो है आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन AE में संबंध है, यानी ये हो जाएगा डेल एच बराबर होगा डेल ई प्लस आर टी। ठीक है, डेल ई प्लस आर टी डेल एन।
ठीक है, RT डेल N हो जाएगा। यानी ये कहें एंथैल्पी निकाय की अंतर्निहित ऊष्मा होती है। एंथैल्पी भी एक जो है आवर्ती फलन है, ठीक है, अर्थात पथ स्वतंत्र राशि है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए ऑप्शन होने वाला है, यानी डेल एच बराबर डेल ई प्लस RT डेल एन। नेक्स्ट है कि जो है निम्नलिखित में लुईस अम्ल है 121 का बी ऑप्शन यानी BF3। तो BF3 लुईस जो है अम्ल है। BF3 जो है यह इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है। लुईस इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। लुईस अम्लों के प्रमुख उदाहरण H प्लस K प्लस Mg2 प्लस Fe3 प्लस CO2 SO3 R MgX AlCl3 Br2 आदि है। लुईस क्षारकों के प्रमुख उदाहरण OH माइनस F माइनस H2O ROH NH3 SO4 माइनस H माइनस CO Pr3 C6H6 आदि है। 122 नंबर देखिए, कहता प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग जो है स्थिरांक का मान। तो 122 का प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान होता है S इन्वर्स। ठीक है, तो प्रथम जो है प्रथम क्रम प्रतिक्रिया एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें प्रतिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के सीधे अनुपातिक होती हैं। प्रथम क्रम अभिक्रिया की दर, ठीक है, R बराबर होता है आपको KAX, ठीक है, उसके बाद होगा BY, ठीक है, BY, यहाँ पे ये K है। ठीक है, अब देखिए K दर स्थिरांक है जिसका मात्रक जिसका मात्रक K दर स्थिरांक है जिसका मात्रक S इन्वर्स है। A अभिकारक है, A की, ठीक है, A अभिकारक A की सांद्रता है, X A के संबंध में प्रतिक्रिया का क्रिय है। B अभिकारक B की सांद्रता है, Y जो है बराबर B के संबंध में प्रतिक्रिया क्रम है। सामान्यतः प्रथम क्रम प्रतिक्रिया की दर केवल तभी बदलती है जब सांद्रता बदलती है। नेक्स्ट है कि साधारण आसवन विधि द्वारा पृथक होने वाला मिश्रण, तो बी ऑप्शन यानी बेंजीन 80 डिग्री सेल्सियस तथा नाइट्रोबेंजीन 211 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए साधारण आसवन विधि द्वारा पृथक होने वाला मिश्रण जो है बेंजीन 80% और नाइट्रोबेंजीन 80 डिग्री सेल्सियस और जो है नाइट्रोबेंजीन 211 डिग्री सेल्सियस। सरल आसवन वह जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न जो है क्वथनांक वाले दो सरल पदार्थों को अलग किया जाता है। सरल आसवन का उपयोग उन तरल जो है पदार्थों को अलग करने के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जिनके क्वथनांक में 80 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो, ठीक है, अंतर हो। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि प्रभाजी आसवन के लिए न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। ठीक है, सरल आसवन विधि द्वारा निम्न को अलग किया जा सकता है, जैसे लवण जल का पृथक्करण, ठीक है, अल्कोहलिक पेय पदार्थों का अलग करना, पादप में जो आवश्यक तेल को पृथक करना, ठीक है, नाइट्रोजन को वायु से पृथक करना। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु निर्भर करती है। 124 का सी तत्व की प्रकृति पर है। एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु जो है तत्व की प्रकृति पर निर्भर करता है। टी हाफ बराबर क्या होता है, तो टी हाफ बराबर होता है 0.693 बट्टा में के। ठीक है, 0.693 बट्टा में क्या होता है, के होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे के जो है विखंडन नियतांक है। ठीक है, तो के का मान प्रत्येक पदार्थ के लिए अलग अलग होते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ स्वतः विखंडित होकर अल्फा बीटा गामा विकर्णों का उत्सर्जन करता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ का औसत आयु होता है यानी 1/λ बराबर 1 विखंडन माइनस नियतांक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता है कि बेंजीन और टोलुइन के क्वथनांक क्रमशः 80 डिग्री और 111 डिग्री सेल्सियस है। बेंजीन और जो है टोलुइन के मिश्रण से उनका पृथक्करण कराने में कौन सी विधि अधिक प्रयुक्त होगी। 125 का सी यानी भाप आसवन। तो बेंजीन और टोलुइन के क्वथनांक क्रमशः 80 डिग्री और 111 डिग्री सेल्सियस है। बेंजीन और जो है टोलुइन के मिश्रण से उनका पृथक्करण
कराने में प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। फिर टोल्यूइन और बेंजीन के क्वथनांक में बहुत कम का अंतर होता है, इसलिए प्रभाजी जो आसवन विधि द्वारा इसे अलग करते हैं। आसवन वह प्रकार जहाँ मिश्रणीय तरल पदार्थों को अलग किया जाता है प्रभाजी आसवन कहलाता है। आसवन की इस प्रक्रिया में बार बार वाष्पीकरण एवं संघनित शामिल है। बेंजीन का शुद्ध C6H6 है, जबकि टोल्यूइन का शुद्ध C6H5 ठीक है CH3 है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देखिए 126 है कि परमाणु जो है उपकोषों की बढ़ती ऊर्जा का सही क्रम क्या है? तो बी ऑप्शन है। क्या है? तो sp <6s <4f <5d। ठीक है, तो देखिए अफबाउ के सिद्धांत के अनुसार यदि आप देखिएगा तो क्या होता है, अफबाउ सिद्धांत के अनुसार ये होता है, अफबाउ प्रिंसिपल होता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s ठीक है 5p 6s 4f 5d 6p ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि हुंड के नियम के अनुसार पहले इलेक्ट्रॉन उपकक्षा में एकल ठीक है मरता है, पुनः युग्म में भरता है। ठीक है, तो हुंड के नियम के अनुसार पहले जो है इलेक्ट्रॉन उपकक्षा में एकल मरता है, पुनः जो है युग्म में भरता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा sp लेस देन हो जाएगा 6s <4f <5d। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट है कि उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया है, सी ऑप्शन, तो आरएनए से डीएनए का निर्माण। ठीक है, तो देखिए उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया आरएनए से डीएनए का निर्माण है। ठीक है, अब देखिए सेंट्रल डोग्मा थ्योरी के 3 मुख्य आधार है, डीएनए रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन और है ट्रांसलेशन। फिर है सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत का प्रतिपादन जो ये फ्रांसिस क्रिक ने किया था। ठीक है, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक जो है न्यूक्लिक है जो अनुवांशिक गुणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरित करता है। 128 है कि बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण, तो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण जो हाशियाकार रुधिराणु एनीमिया है। एक बिंदु जो उत्परिवर्तन आनुवंशिक परिवर्तन है जहां जीव के जो डीएनए या आरएनए जो है क्रमिक रूप से एकल मेटामोटाइट आधार को बदल दिया जाता है। बिंदु उत्परिवर्तन का कारण होने वाले रोग निम्न है, कैंसर, ठीक है, न्यूरोफाइब्रो, ठीक है, मेटासिस, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया एवं टे-सेक्स, ठीक है, टे-सेक्स रोग। फिर हाशियाकार रुधिराणु एनीमिया में रुधिराणु का आकार हाशिए के समान हो जाता है जिससे इसके ऑक्सीजन वहन की क्षमता घट जाती है। डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्री हो जाती है। बच्चों का चेहरा जो है मंगोलॉइड जैसा हो जाता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है कि जावा मानव जाति कहाँ जो है वास करती हैं, 129 का ए यानी केवल जावा में। तो जावा जो है जावा मानव जाति जावा द्वीप पर इंडोनेशिया में निवास करती हैं। जावा मानव सामान्यतः होमो इरेक्टस थे। जावा मानव की जीवाश्म की खोज 1891 से 1892 इसमें जावा द्वीप से की है। जावा मानव जो है करा जन्म 1 मिलियन से 500,000 वर्ष पूर्व था। ठीक है, मानव के 7 विकासवादी प्रारूप है, इंडियोफिथिक्स, फिर है रामाफिथिक्स, ऑस्ट्रेलियोफिथिक्स, उसके बाद है होमो हेबिलिस, उसके बाद है होमो इरेक्टस और है नेंडेल, ठीक है, नेंडेनथेरल एवं होमो सेपियंस। 130 नंबर की यदि बात करें तो कहता है यदि एक लंबे तने और एक नाटे तने वाले शुद्ध नस्ली पौधों में प्रसंस्करण के फलस्वरूप जब सब लंबे तने वाले F1 पौधे उत्पन्न होते हैं तो सिद्ध होता है कि लंबे पौधे का लक्षण जो है प्रबल है, सी ऑप्शन। तो देखिए तो लंबे तने का लक्षण क्या था, प्रबल। मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया था। मेंडल ने मटर के पौधे पर जो है अपने प्रयोगों के आधार पर जो है 3 नियम
जो 3 नियम का प्रतिपादन किए थे, जिसे आनुवंशिकता का नियम कहा जाता है। मेंडल के प्रभावित का नियम बताता है कि जब जब प्रयास यानी विपरीत लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी के संतानों में जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। यह लक्षण जो इस पीढ़ी F1 की संतानों में जो है प्रदर्शित नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। 131 नंबर देखिए, तो अप्रभावी लक्षण हो जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा, जैसे यहाँ पे है TT, ठीक है, TT है F1 पीढ़ी का शुद्ध लंबा, और यहाँ पे देखिए स्मॉल TT है आपको शुद्ध बौने पौधा, ठीक है। तो यहाँ से डबल T होगा कैपिटल, यहाँ से स्मॉल T होगा, ठीक है, दोनों। अब यदि यहाँ पे मान के चलिए कि F1 पीढ़ी वाले यदि T और T हो, ठीक है, कैपिटल T स्मॉल T, ठीक है, और कैपिटल T स्मॉल T, तो ये सभी क्या हो गए, लंबे हो गए, क्या होगा, लंबे होंगे, ठीक है, F1 पीढ़ी में, ठीक है। उस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि सिक्रीटिन क्या है। 131 का ए ऑप्शन यानी हार्मोन। तो देखिए सिक्रीटिन हार्मोन है। सिक्रीटिन जो है ड्यूडेनम S कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन अग्नाशय पर कार्य करता है, ठीक है, जहां यह बाइकार्बोनेट और जल को प्रभावित करता है। सिक्रीटिन अग्नाशय जो है एमाइलेज और अग्नाशय लाइपेज की कार्य क्षमता को अनुकूलित करके ग्रहणी में pH को नियंत्रित करता है। सिक्रीटिन जल में ऑस्मोरेगुलेशन को भी नियंत्रित करता है। 132 में है कि बाइसेप्स पेशी किसके द्वारा जो ह्यूमस हड्डी से जुड़ी होती हैं। 132 का बी यानी कंडरा, ठीक है। तो बाइसेप्स पेशी कंडरा द्वारा ह्यूमस हड्डी से जुड़ी होती हैं, ठीक है। अस्थि से अस्थि को जोड़ने का कार्य लिगामेंट्स करता है। अस्थि को अस्थि से जोड़ता है लिगामेंट्स। अस्थि से मांसपेशी को जोड़ने वाला काम टेंडन करता है। मनुष्य के दोनों हाथों में कुल 60 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट है कि स्नेल का नियम किस प्रकार जो है दिया जाता है। तो ए ऑप्शन μ1 sin θ1 बराबर μ2 sin θ2, ठीक है, स्नेल का नियम। फिर प्रकाश के किरण के निश्चित रंग एवं निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो sin I / sin R बराबर म्यू होता है। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तन के इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। नेक्स्ट कहता है गलत कथन, तो सी ऑप्शन। तो देखिए चुंबकीय तीव्रता और चुंबकत्व की तीव्रता समान है, गलत कथन है। चुंबकीय तीव्रता एक वेक्टर मात्रा है, ठीक है, क्या है, एक वेक्टर मात्रा है। प्रेरित जो है चुंबकीकरण, ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एक जो गैर चुंबकीय सामग्री को चुंबकित कर सकते हैं। कुल तीव्रता पृथ्वी के सामान्य चुंबकीय क्षेत्र पर एक जो है मॉडल हटा दिए जाने के बाद जो ये मैग्नेटोमीटर से मापी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद CGS पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक गाउस होता है। इसे प्रायः ऑर्स्टेड भी कहा जाता है। पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को जो चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। 135 देखिए कहता है दो पिंड एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ देर के बाद टकरा जाते हैं और सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो ए ऑप्शन यानी तो देखिए दो पिंड एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, कुछ देर के बाद टकरा जाते हैं। सिस्टम के बारे में यह कथन जो है सत्य है कि टक्कर के क्षण कुल संवेग संरक्षित रहते हैं। दो या दो से अधिक वस्तुओं के आपस में टक्कर जो है अथवा अन्योयी क्रिया जो है ये संघट्य कहलाता है। संघट्य के दौरान पिंड की ऊर्जा एक संवेग में परिवर्तन होता है। पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्य के पूर्व तथा संघट्य के पश्चात गतिज ऊर्जा का नियत रहता है। पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्य में प्रत्यास्थान गुणांक 1 होता है। प्रत्यास्थ संघट्य के पूर्व तथा पश्चात गतिज ऊर्जा समान नहीं रहती है। नेक्स्ट कहता है किसी पिंड का तापमान 1 के तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। बी ऑप्शन तापीय क्षमता। तो किसी पिंड का तापमान 1 के
तक बढ़ाने के लिए उस आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उसकी तापीय क्षमता कहा जाता है। किसी वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा और वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल को ऊष्माधारिता कहते हैं। किसी पदार्थ के अलग अलग द्रव्यमानों की जो है ऊष्माधारिता अलग अलग होती है। ठीक है, ऊष्माधारिता का जो है मात्रक जूल प्रति डिग्री सेल्सियस अथवा जूल पर केल्विन अथवा कैलोरी अथवा जो है किलो कैलोरी होता है। ठीक है, जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट कहता उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब कब देगा? तो बी ऑप्शन, फोकस से परे। तो उत्तल लेंस फोकस से परे हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब देगा। ठीक है, तो वस्तु यदि अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ F2 पर बनेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। और छवि जो है छोटा बिंदु आकार का 2F1 से आगे हो तो प्रतिबिंब 2F2 और F2 के बीच बनेगा और वास्तविक और उल्टा, और वो छवि जो है एक छवि का आकार कम होगा। ठीक है, 2F1 और F1 के बीच हो तो प्रतिबिंब 2F2 से आगे बनेगा, वास्तविक और उल्टा और बढ़ा हुआ। F1 पर हो तो अनंत पर, ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनेगा, और असीम रूप से बड़ा या अत्यधिक बढ़ा। फिर F1 पर हो तो ये 2F2 पर प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक और उल्टा और एक समान बनेगा। F1 और O के बीच हो तो प्रतिबिंब वस्तु के जो है समान तरफ और आभासी सीधा और बढ़ा हुआ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि जल उपचार में जो क्लोरीन की क्या भूमिका है? डी ऑप्शन। तो देखिए, क्लोरीन का उपयोग पानी से बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। पानी में मुक्त क्लोरीन 0.2 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे जल में क्लोराइड का स्तर जो है लगभग 10 mg पर एल है। क्लोरीन का उपयोग जो है कीटाणुनाशक के रूप में स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए, ठीक है, कागज़ और कागज़ उत्पादों के उत्पादन में, ठीक है, फिर है एंटीसेप्टिक के रूप में रंगों और प्लास्टिक के निर्माण में। नेक्स्ट फिर कहता है कि 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल ऑक्सीजन मौजूद होते हैं? तो बी ऑप्शन, 2 मोल। तो देखिए यहाँ पे O2, ठीक है, तो ऑक्सीजन का अनुभार, ठीक है, ऑक्सीजन का अनुभार कितना होगा? 2 × 16 यानी कितना होगा? तो 32 ग्राम। दिया गया भार कितना है? 64। तो मोल बराबर क्या होता है? दिया गया भार बटा अनुभार, यानी कितना होगा? तो 2 मोल। ठीक है, 2 मोल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1 मोल बराबर होता है 1/12 × 6C12 के 1 परमाणु का द्रव्यमान। नेक्स्ट 140 है कि ओजोन एक शक्तिशाली ब्लीचिंग एजेंट क्यों है? तो बी ऑप्शन, नवजात ऑक्सीजन। तो नवजात ऑक्सीजन अर्थात ओ को मुक्त करने में आसानी के कारण ओजोन एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण एजेंट है। सामान्यतः इसमें उच्च नकारात्मक गिब्स ऊर्जा नवजात ऑक्सीजन को मुक्त करने की क्षमता के कारण यह अत्यधिक जो है थर्मोडायनेमिक रूप से अस्थिर और विस्फोटक है। इसे सबसे शक्तिशाली ब्लीचिंग एजेंट के रूप में जाना जाता है। ओजोन विशिष्ट तीखी गंध वाली प्रतिचुंबकीय नीली जो है अस्थिर गैस हैं जो ग्रह और उसे निवासियों को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। ठीक है, फोटोक्सियर जो है लेजर प्रिंटर और अन्य विद्युत उपकरण जैसे उपकरण में भी ओजोन का उत्पादन होता है। ओजोन ऑक्सीजन का जो एलोट्रॉप है, ओजोन की सांद्रता डॉप्शन इकाई में मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, कहा कि बोर का जो है मॉडल परमाणुओं की अणु बनाने की क्षमता को किसके द्वारा जो है समझा नहीं सका है? तो 141 का सी। तो देखिए, बोर का परमाणु जो है, बोर का मॉडल परमाणुओं की अणु बनाने की क्षमता को रासायनिक बंधन द्वारा समझा नहीं सका। बोर ने हाइड्रोजन, ठीक है, परमाणु के संबंध में एक मॉडल दिया जो एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु अर्थात हाइड्रोजन तुल्य परमाणुओं के लिए सत्य है। बोर मॉडल के मुख्य बिंदु है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऊर्जा को उत्सर्जित न करने वाली निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में ही जो परिक्रमण कर सकता है। इसे स्थिति कक्षा कहते हैं। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का परिमाण क्वांटीकृत होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरे कक्षा में संक्रमण करता है तो केवल तभी ऊर्जा उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 142 है कि यदि डोबराइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा? तो यदि डोबराइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस एवं एंटीमनी है तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य आर्सेनिक होगा। क्या होगा? आर्सेनिक। फास्फोरस का जो है परमाणु भार 30.974 होता है। एंटीमनी का परमाणु भार 121.76 होता है। डोबराइनर के त्रिक
के नियम के अनुसार इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो ये निकल जाएगा 76.367। ठीक है। आर्सेनिक जो है एक उपधातु है। आर्सेनिक कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में गैलियम आर्सेनाइड पदार्थ का उपयोग किया जाता है। एंटीमनी भी जो है एक उपधातु है। एंटीमनी का यौगिक एंटीमनी सल्फाइड का प्रयोग ज्वलनशील पदार्थ के रूप में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन के विभिन्न चरणों में जो पीएच का स्तर कैसे बदलता है। सी ऑप्शन। तो अम्लीय क्षारीय। तो पाचन के विभिन्न चरणों में जो पीएच का स्तर अम्लीय क्षारीय में बदलता है। मुंह का पीएच 6.2 से 7.6 के बीच होता है और यह 6.7 औसतन होता है। मुंह में पीएच जो है स्तर लार द्वारा बनाया जा सकता है। पेट के तरल पदार्थ सामान्यतः पीएच 1.5 से 3.5 होता है। मस्तिष्क मेरुदंड का पीएच 7 से 7.3 और मूत्र का पीएच 4.6 से 8 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। फिर पीत रस का पीएच मान 7 से 8.6 क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कि किस रोग समूह में सभी यौन संचारित रोग शामिल है। 144 का बी यानी एड्रस हेपेटाइटिस बी और ट्राइकोमोनिएसिस। ठीक है। तो देखिए यानी एड्रस हेपेटाइटिस बी और ट्राइकोमोनिएसिस यौन संचारित रोग है। ठीक है। एड्स उसके बाद है कि यह जो है क्रमशः इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस या हेपेटाइटिस बी वायरस और ट्राइकोमोनास जो है वेजिनेलिसिस के कारण होता है। यौन संचारित रोग जो है के उदाहरण है आपको सिफिलिस, क्लेमाइडिया, ठीक है, गोनोरिया और ट्राइकोमोनिएसिस, HPV, ठीक है, और HIV, हर्पीज, हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट फिर कहता अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं। सी ऑप्शन। तो देखिए अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां होती हैं। ये हड्डियां शरीर के मुख्य धुरी के साथ मौजूद होती है। कंकाल प्रणाली के हड्डियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, अक्षीय कंकाल और परिशिष्ट कंकाल। अक्षीय कंकाल के 4 भाग होते हैं। खोपड़ी, ठीक है, खोपड़ी में 29 जो अस्थियां होती हैं। मेरुदंड, यह ऊपर गर्दन से लेकर नीचे जो है पुच्छ अस्थि तक फैला हुआ 33 अस्थियां का स्तंभ होता है। फिर है पसलियाँ, इसकी कुल संख्या 24 होती हैं। और उरोस्थि, इसकी संख्या 1 होती है। और है परिशिष्ट कंकाल में कुल 60 अस्थियां होती हैं। 146 कहता है कि ऑक्सी श्वसन के लिए खाली स्थान की उपस्थिति आवश्यक होती है। तो ई ऑप्शन। तो ऑक्सी श्वसन के लिए भी जो है ऑक्सी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की O2 की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ऑक्सी एवं अनऑक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में ग्लूकोज के अणु पाइरूवेट अम्ल में परिवर्तित होते हैं। 2 पाइरूवेट अम्ल में टूटने के बाद अभी से ऑक्सीजन के अणु उपलब्ध होते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवेश कर जो है बेब्स चक्र के उपरांत 36 ATP ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। ठीक है। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज और पूर्ण ऑक्सी द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल ऊर्जा ATP के रूप में उत्पन्न होता है। ATP को ऊर्जा करेंसी कहा जाता है। 147 नंबर देखिए। कहता जो है थाइमस के बारे में कौन सा कथन गलत है। सी ऑप्शन। तो यह सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए जो है बरकरार है। ठीक है। तो ये कथन गलत है। देखिए थाइमस के बारे में जो तथ्य है कि T लिम्फोसाइट का विभेदन यहाँ होता है। यह थाइमोसिन स्रावित करता है, एंटीबॉडी के उत्पादन को बढ़ाता है। यह ग्रंथि केवल युवा अवस्था तक सक्रिय रहती है। थाइमस ग्रंथि उरोस्थि के जो है पीछे और फेफड़ों के बीच स्थित होती है। 148 नंबर देखिए। कहता रसायन विज्ञान में जो है pKa का अर्थ क्या है। तो बी ऑप्शन यानी लघुगणकीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण स्थिरांक चिन्ह। तो रसायन विज्ञान में जो है pKa का अर्थ है कि लघुगणकीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण स्थिरांक चिन्ह। तो pKa मान जो किसी घोल के अम्ल पृथक्करण स्थिरांक Ka का ऋणात्मक 10 आधारीय लघुगणक मान है। pKa यह बताता है कि कोई अम्ल मजबूत अम्ल है या कमजोर। ठीक है। pKa का मान जो है अधिक है तो अम्ल कमजोर और इसके मान कम है तो मजबूत। नेक्स्ट फिर है कि अलवणीय पौधे एवं जानवरों के जीवन के लिए जो है सबसे उपयुक्त pH परास क्या है। सी ऑप्शन 6.5 से 7.5। तो अलवण जलीय पौधे एवं जानवरों के लिए सबसे उपयुक्त pH जो है 6.5 से 7.5। दिमाग का pH होता है 7.1 से 7.2। हृदय का होता है 7 से 7.4। कंकाल की मांसपेशी का होता है 6.9 से 7.2 और हड्डी का होता है 7.4। त्वचा का 4.7 से 5.7। लार का 6.5 से 7.5।
पेट यानी गैस्ट्रिक स्राव का 1.5 से 3.5, जिगर का 7 से 7, पीतरस का 7.8 से 8.2, छोटी आंत का 7.5 से 8, बड़ी आंत का 5.5 से 7, फिर अग्नाशय का 8.0 से 8.3, मूत्र का 4.6 से 8 का, और कोशिका रक्त का होता है 7.35 से 7.4, नसयुक्त का होता है 7.3 से 7.35, धमनी रक्त का 7.4 से 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में रसधानी का कार्य नहीं है? बी ऑप्शन। तो देखिए, पौधों में रसधानी का कार्य नहीं है कि वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। रिक्तिका कोशिका द्रव में मौजूद झिल्ली से बंधे कोशिका अंग है और विभिन्न पदार्थों से युक्त पानी के तरल पदार्थों से भरी होती हैं। पादप कोशिकाओं में एक जो है एकल और एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती हैं, जबकि पशु कोशिकाओं में या तो रिक्तिकाएं नहीं होती है या यदि मौजूद होती हैं तो सूक्ष्म और जो है कम संख्या में होती हैं। रिक्तिका के कार्य: रिक्तिका कोशिका के भीतर लवण, खनिज, रंग द्रव्य और प्रोटीन के भंडारण में मदद करती हैं। यह चयापचय अपशिष्ट को अलग करता है जो कोशिका के लिए हानिकारक हो सकता है। यह स्फीति दबाव बनाए रखता है। यह एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की सुविधा देता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।